गाइस, तो ये गायनी और ऑब्स्टेट्रिक की फोर्थ वीडियो। तो अभी जो है इस वीडियो में हम एंटीनेटल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो ये एंटीनेटल का क्या मतलब है? एंटी मीन्स बिफोर, और नेटल बर्थ को कहते हैं। बर्थ से पहले का जो पीरियड होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उस पीरियड की बात कर रहे हैं ये। तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि बर्थ्स की टाइप्स, कौन कौन सी बर्थ्स हो सकती है। इसके अलावा केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टेस्टिंग्स, कौन कौन से टेस्ट करते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसके बाद वाली वीडियो जो है इससे भी ज़्यादा डिटेल में होगी। तो ये जो है इसके बाद आएगा फिर डाइट और वेट गेन के बारे में, और इसके साथ ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर का पर्पस क्या है, वो तो ये लिखा हुआ है, सिंपल इसका डेफिनेशन है। अच्छा, वाटर बर्थ जो है फर्स्ट टाइप ऑफ लेबर जो है वाटर में भी कर सकती है। पूल ऑफ वाटर के अंदर जो है ना वुमेन बर्थ दे सकती है। और ये एक नया नया तो नहीं खैर, लेकिन पॉपुलर होता जा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट। और ये अच्छा भी है। इसके बेनिफिट्स जो है, रिलैक्स रहती है वुमेन एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। इसके अलावा पेन रिलीफ एंड लेस पेरिनियल ट्रॉमा इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्क इसके है थोड़े से। एक है इन्फेक्शन, बेबी जैसे ही निकलता है तो वो वाटर इनहेल कर सकता है, ये एक चांस है, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा मोबिलिटी भी कम होती है। अच्छा, होम बर्थ। होम बर्थ क्या है? ये घर में जो, अगर वुमेन जो है घर के अंदर करना चाहे डिलीवरी, तो ये पॉसिबल है। और यूके में, ये बुक यूके की है, तो उसमें जो है जनरल फिजिशियन या ऑब्स्टेट्रिशियन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप घर में डिलीवरी करना चाहें। फिर इसके अलावा मिडवाइफरी लेड केयर। अगर डिलीवरी आपने करनी है मिडवाइफरी के थ्रू, तो वो एज़ कम्पेयर टू जो हॉस्पिटल में टीम्स होती है, जो गायनिकोलॉजिस्ट और साथ और जो नर्सिस और उनके वो होते हैं, उसके बनिस्बत ये जो है रिसर्च कहती है कि इसमें जो है कम इंटरवेंशंस होती है। इंटरवेंशन मतलब कि जैसे एपिजियोटोमी हो गया, ये इस तरह इंडक्शन करना हो गया, मतलब लेबर स्टार्ट करना हो गया। तो मिडवाइफरी जब मिडवाइफ कर रही होती है डिलीवरी असिस्ट, तो उसमें इतने ऑपरेशंस टाइप जो है ये चीज़ें नहीं यूज़ की जाती। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा ये नॉर्मल, अगर नॉर्मल आपकी डिलीवरी है तो इसमें मिडवाइफरी अच्छी रहती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उस केस में जो है कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स जो है उसमें जाके कर सकते हैं। जैसे कि हाई रिस्क वुमेन, जैसे अगर थ्रोम्बोसिस, अगर वुमेन को चांसेस है कि थ्रोम्बोसिस हो, डायबिटीज़ वाली वुमेन हो, डायबिटिक वुमेन हो, हाइपरटेंसिव हो, या पूरा ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री से पहले जो उसकी हिस्ट्री हो अच्छी ना गुजरी हुई है प्रेगनेंसी के बारे में, तो इस केस में जो है कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स में जाके डिलीवरी की जा सकती है। अब इसके बाद जो है इस बुक में था रूटीन एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में जो है रूटीन विजिट्स होते हैं, जिसमें पहले जो है बुकिंग विजिट, ज़्यादातर जो है जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का पता लगता है ना, तो डॉक्टर कहता है कि आप जो है, यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं कि 12 to 14 वीक्स के बाद आए। ठीक है, 12 to 14 वीक्स के दरमियान आए। इसी टाइम जो है ना, जब वो जाते हैं तो उस टाइम हिस्ट्री टेकिंग होती है उनसे, बीएमआई कैलकुलेशन की जाता है। इसके अलावा और चीज़ें देखी जाती है, और वायलेंस को भी नोट किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्टडी एक हुई थी। ये जो मैं बुक से बता रहा हूँ वो है फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो उस बुक में लिखा हुआ था कि वायलेंस 30% ऑफ द केसेस में वायलेंस होता है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ। अब रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसमें लिखा हुआ था। तो इस बारे में भी वो जानते हैं। जब विजिट के लिए आप जाते हैं उनके पास, डॉक्टर के पास, तो वो आपसे पूछते हैं इस बारे में। अच्छा, इसके बाद एक बार चले गए, पहली बार विजिट हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर कहता है आप कुछ अरसे बाद फिर से आए। वो डिपेंड करता है, कभी कहते हैं 16 वीक्स, 16 to 18 वीक्स के बाद, या 20 to 24 वीक्स के बाद कहते हैं आए। तो जब सब्सीक्वेंट विजिट्स किए जाते हैं तो उसमें बीपी देखा जाता है कि कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है। इससे पहली वीडियो में बनाई थी मैंने, उसमें बताया था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मेरी जो सेकंड वीडियो थी। और उसमें क्या रिस्क होते हैं, उसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है, तो सारा डिटेल में था। इसके अलावा यूरिनालिसिस की जाती है, उसमें चेक किया जाता है प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स तो नहीं आ रहे हैं। डायबिटीज़ में फिर ये होता है इस तरह। इडीमा चेक किया जाता है, ज़्यादा तो नहीं है। वेट गेन नॉर्मली जो एक्सेप्टेबल है वो है 12.5 kg तक, इससे ज़्यादा हो तो वो फिर अच्छा नहीं होता।
फंडल हाइट को देखते हैं कि फीटल ग्रोथ कैसी हो रही है, फीटल मूवमेंट्स को चेक करते हैं। फीटल मूवमेंट्स नॉर्मली जो है 16 to 22 वीक्स में फीटल फीटस जो है मूवमेंट शुरू कर देता है 4 मंथ्स से लेके 5.5 मंथ्स तक, ठीक है। तो ये जो पहली फीटल मूवमेंट होती है इसको क्विकनिंग कहते हैं। अच्छा, अगर सेसेशन या बिल्कुल मूवमेंट्स कम है तो इसका मतलब है कोई ख़तरनाक कंडीशन हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, या इन वर्स्ट केस डेथ भी हो सकती है, फीटल डेथ, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी होती है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं जब विजिट्स में जाते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है कि क्या एनीमिया तो नहीं हो गया, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो गया। नॉर्मली भी जो है नहीं, कॉमन एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, सिम होता है ये वाली कंडीशन, एनीमिया। अच्छा, इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में चेक करते हैं कि वो तो नहीं है। ब्लड ग्रुपिंग में रीसस कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अगर मदर नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, तो बेबी का चांसेस होता है कि बेबी का भी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो बेबी का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव में एंटीबॉडी नहीं, पॉजिटिव में जो है ना एक एंटीजन लगा होता है, जो ब्लड आरबीसीज होते हैं बेबी के, ठीक है। तो मदर के तो जो ब्लड है वो नेगेटिव है, उसमें तो एंटीजन नहीं होता। तो मदर की जो ब्लड है वो सेंस कर लेता है कि एक अननोन एंटीजन मेरी बॉडी में आ गए, तो वो एकदम से इम्यून रिस्पांस क्रिएट करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो जो है बेबी के जो ब्लड सेल्स है उस पर अटैक कर सकता है। तो इसलिए चेक करते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बेबी का पॉजिटिव, इस तरह तो कोई नहीं है। अगर मदर का नेगेटिव है तो फिर इस केस में उनको सप्रेसेंट्स देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, और इस तरह की मेडिकेशंस दी जाती है ताकि उनको बचाया जा सके, ठीक है, दोनों को। इसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथीज को देखा जाता है। ये सारे हीमोग्लोबिनोपैथीज के बारे में भी इसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उससे क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, एंटीनेटल स्क्रीनिंग, ये तो वो था रूटीन केयर, जब आप विजिट करने जाते हैं क्या कुछ चेक किया जाता है। इसके बाद स्क्रीनिंग में ये देखते हैं कि आया एक बेबी जो है मदर का, फीटस जो है, उसको कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जो कि बर्थ के वक्त पता चलता है कि ये तो डाउन सिंड्रोम का बेबी है। तो उसके चांसेस कितने होते हैं? 800 बर्थ में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको डाउन सिंड्रोम ही होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते, कैसे पता चलता है कि इसका बेबी डाउन सिंड्रोम का है? अभी पैदा नहीं हुआ, फीटस है, और कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये दो टेस्ट है, मैटरनल सीरम और न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी। पहले तो ये करके पता लगा सकते हैं और फिर कंफर्म करने के लिए जो है इन्वेजिव टेस्ट्स की तरफ जा सकते हैं। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, मदर के ब्लड को चेक करते हैं, उससे पता लग सकता है कि बेबी को कोई कंडीशन तो नहीं है। कौन से टेस्ट है? मैटरनल सीरम में क्या चीज़ चेक किया जाता है? अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, और इसके अलावा हार्मोन लेवल्स, डिपेंडिंग ऑन कितने क्या कहते हैं, कितना ज़्यादा चेक किया जा रहा है उसकी बेसिस पे डिफरेंट टेस्ट्स इसमें हार्मोन के। अच्छा, तो जब ये अल्फा फीटोप्रोटीन का मिकदार चेक करते हैं, इसके साथ साथ ये हार्मोन लेवल्स चेक करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं मदर की एज के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं किस्म से, कोई इनका फार्मूला होगा। तो जितनी मदर की एज ज़्यादा होगा उतना रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक वैल्यू इनके पास आती है, और उससे पता चलता है कि इस बेबी को डाउन सिंड्रोम के चांसेस है कि नहीं। नॉर्मली कट ऑफ वैल्यू क्या है? 1:250। ये फार्मूला के थ्रू इनको पता चल जाता है, 1 समथिंग आ जाता है, ठीक है। अगर 1:250 है या इससे ऊपर है, लेट सपोज 1:300, इसका क्या मतलब हुआ? 1:250 का क्या मतलब हुआ कि अगर इस वुमेन के लिए कितना चांस है कि इसकी बेबी को डाउन सिंड्रोम हो, इसके लिए इतना चांस है जैसे कि 250 बर्थ्स में से एक बेबी का हो सकता है डाउन सिंड्रोम। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर जितना कम होगा, लेट सपोज एक वुमेन की एज ज़्यादा है तो उसके लिए चांसेस ज़्यादा होगी कि उसका डाउन सिंड्रोम हो। तो लेट सपोज 1:50 उसका वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है अगर 50 बर्थ्स हो इस वुमेन की, तो उनमें से 1 ऐसी है जिसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो हो सकता है इस वाले को हो। तो 1:250 जो है कट ऑफ वैल्यू है। इससे अगर कम रेशो है, 250 से कम वैल्यू है, तो ये जो है कंसिडर किया जा सकता है कि इसके बेबी को रिस्क है डाउन सिंड्रोम का, और इसको फिर कंफर्म करने के लिए आगे जो है सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो इन सब से तो डायग्नोसिस हो रही है कि एक बेबी को क्या है, डाउन सिंड्रोम का रिस्क है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि इसका बेबी को डाउन सिंड्रोम है तो क्या हो जाएगा?
ये लोग ऐसा क्या कर लेंगे, देखो डाउन सिंड्रोम को प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता ना, या क्योर तो नहीं किया जा सकता, तो ये लोग क्यों पता लगा रहे हैं? ये इसलिए पता लगाते हैं कि अगर पहले से पता चल जाए कि इसकी बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तो फिर वो अभी ज़्यादातर कौन से कितने वीक्स के दौरान चेक किए जाते हैं, 15 to 18 वीक्स के दौरान। ठीक है, इस टाइम फीटस जो है इतना मतलब बड़ा नहीं हुआ होता, डेवलप नहीं हुआ होता। तो इसी टाइम जो है ना मदर को बता देते, पेरेंट्स को बता देते कि आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तो आप लोगों के लिए बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकती है। तो आप लोग अगर इस टाइम प्रेगनेंसी को एंड करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एंड करना चाहते तो आप लोग की मर्ज़ी, उनके सामने सारी सूरत हाल रख देते हैं और बस इस तरह जो है वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, अगर वो एंड करना चाहते हैं तो एंड कर देते हैं, अगर नहीं तो बस वो कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब एक बार पता चल जाए डाउन सिंड्रोम है तो फिर उसका ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं और ज़्यादा ख्याल रखते हैं। क्यों लेते हैं ज़्यादा ख्याल? क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इस तरह और सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ऐसे बेबीज़ का फीटस में। ठीक है, इसके अलावा अगर अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल ज़्यादा है तो ये दो चीज़ों को इंडिकेट कर सकता है, या तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, या इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो डाउन सिंड्रोम का पता लगाने का है वो है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के थ्रू। अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है उसके थ्रू चेक करते हैं कि ये जो बेबी की जो न्यूकल पीछे की तरफ, ये हेड हेड जो है इसके नीचे न्यूकल, एक न्यूकल लिगामेंट होता है, तो उस जगह की ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। तो अगर ज़्यादा थिक है तो वो इंडिकेट करता है या डाउन सिंड्रोम है या कोई और ऐसी एबनॉर्मलिटी है। तो ये जो है ना उस जगह पे देखते हैं एरिया ऑफ सबक्यूटेनियस फ्लूइड कितना है। ठीक है, इस न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी में ऑप्टिमल टाइम जिस टाइम इसे चेक किया जाए तो वो 11 to 14 वीक्स होता है। और एनॉमली स्कैन कैसा डिटेक्ट करता है कि इधर जो है अगर ये ठीक ना आए तो इससे क्या हो सकता है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा और एनेंसिफेली। तो ये भी जो है यही चेक किया जाता है। अच्छा, लेट सपोज अब ये दो टेस्ट किए और इससे ऐसा आ गया कि इससे ये लगा कि न्यूक्ल, लेट सपोज न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी इधर जो है ये ज़्यादा थिक है और साथ ही साथ अल्फा फीटोप्रोटीन और ये सब कुछ, इससे ये जो वैल्यू आई है ये थोड़ी कम आ गई है, तो मतलब बेबी हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं फिर, ये दो टेस्ट करते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस। ये दोनों इन्वेजिव है। इसमें जो है ब्लड का सैंपल लिया जाता है या प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाय का सैंपल लिया जाता है या एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम है। दोनों ट्रांस एब्डोमिनली होता है। ठीक है, तो इनको चेक किया जाता है। ये 11 to 13 वीक्स में ये वाला टेस्ट किया जाता है और इससे 1% मिसकैरेज का रिस्क होता है, क्योंकि डिसरप्शन होती है फीटस के नज़दीक ही आप ये सब कुछ कर रहे होते हो तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल सकता है। एमनियोसेंटेसिस से पता चल सकता है। एमनियोसेंटिस में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड में जो है क्या कुछ होता है, सिक्रीशंस होते हैं। इसके अलावा बेबी के अपने स्किन सेल्स भी जो होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं, तो वो भी उसमें होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। तो वो जो स्किन सेल्स होते हैं उसकी जेनेटिक टेस्टिंग, और उससे पता चलता है कि फीटस का सेक्स का भी पता चल जाता है, और अगर कोई सेक्स रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो उसका भी पता चल जाता है कि चांसेस है कि नहीं। ठीक है, कि इसको सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर हो। इसके अलावा जो है इसका भी पता चल जाता है, डाउन सिंड्रोम का भी कंफर्म हो जाता है। ये 15 वीक्स के बाद होता है और इसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, टाइम लगता है इसके रिजल्ट आने में, और इसमें भी 1% मिसकैरेज का चांस होता है। तो ये दो टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इसके बेबी को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, और फिर इस बेसिस पे या और कोई कंडीशन ऐसी है कि नहीं, फिर मदर और फादर से डिस्कस किया जाता है। अब जैसे कि स्पाइना बाइफिडा है तो वो जो है ना इसी तरह इसी पीरियड के दौरान जो है ना, प्रेगनेंसीज के दौरान ही उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये जो है ये आपको मैंने थोड़े से वो बताया है स्क्रीनिंग का। अच्छा, तो अब आते हैं प्री कंसेप्चुअल केयर। मतलब अभी कंसेप्शन नहीं हुई, प्रेग्नेंट नहीं हुई वुमेन, लेकिन पहले से ही अगर उसने प्लान किया हुआ है तो उससे पहले इनकी क्लासेस होती है और प्रेगनेंसी के दौरान भी क्लासेस होती है। तो कौन सी केयर और कौन सी क्लासेस ले सकते हैं? सबसे पहले जो है प्री कंसेप्चुअल, पहले से ही जो है ना इनको इनफर्टिलिटी होता है। 7 में से जो है ना एक वुमेन कपल को, वुमेन नहीं सॉरी, कपल में से कपल को
इनफर्टाइल हो सकते हो, उनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो 7 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको कम करने के लिए डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल पे भी ध्यान देते हो। इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड जो है वो लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले भी, और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे स्पाइना बाइफिडा के चांसेस कम हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम हो सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एंटीनेटल क्लासेस होती है प्रेगनेंसी के दौरान। यूके की ये बुक है, तो इसमें यूके रिलेटेड है। इधर तो पाकिस्तान में इस तरह कुछ नहीं होता, या एशिया में ज़्यादातर इस तरह नहीं होता है, जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन और जगहों में इस तरह क्लासेस होती है। मिडवाइफ, फिजियो और हेल्थ विजिटर्स ये जो है इसकी क्लासेस लेते हैं। हाँ, इधर जो है पाकिस्तान की अगर बात करें तो इधर लेडी हेल्थ वर्कर्स जो प्रोग्राम है, तो वो अर्बन एरिया में तो इतना नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज़ में उनके बहुत ज़्यादा वो होता है कि वो सारी एडवाइसेस देती है प्रेग्नेंट वुमेन को, और क्लासेस उनकी होती है। अच्छा, तो फिजियोथेरेपी के रिलेटेड क्या इसमें कंटेंट है, फिजियोथेरेपी की कैसी क्लासेस हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बैक केयर के बारे में बताते हैं, उनको एर्गोनॉमिकली एजुकेट करते हैं कि एर्गोनॉमिक क्या है, सिटिंग कैसे करनी है, लिफ्टिंग कैसे करनी है, वर्किंग कैसे करना है। तो ये डिफरेंट पिक्चर दी हुई है, इसमें भी पता चल रहा है कि गुड कौन सा पोस्चर है, बैड कौन सा है, गुड सिटिंग के तरीका कौन सा है, पीछे पिलो रख के सीधा बैठना, जबकि बैड जो है इस तरह फ्लेक्स्ड स्पाइन के साथ बैठना, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के लिए अगर आप बैठे हुए हैं तो किस तरह बैठना है। इसी तरह अगर कोई वेट उठाना है तो वो आपने किस तरह उठाना है, गुड एंड बैड। अच्छा, इसी तरह कोई सफाई करनी है, कुछ करना है, तो ज़्यादा स्पाइन को फ्लेक्स करके काम नहीं करना, पोस्चर अपना ठीक रखना है। सीट बेल्ट कैसे पहननी है, सीट बेल्ट का जो गुड तरीका है वो इस तरह है, ठीक है। तो ये एर्गोनॉमिक एजुकेशन उनको दी जाती है, सर और भी चीज़ें दी जाती है, एग्जांपल्स। अच्छा, इसके अलावा सिम्फाइसिस प्यूबिक डिसफंक्शन होता है ऐसे वुमेन को, तो उनको बताते हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, कौन सी मूवमेंट्स इसको वर्सन कर सकती है, कौन सी ठीक कर सकती है। तो ज़्यादा ख्याल रखना है इसमें, उनको हो सकता है बेल्ट भी पहना दे। अच्छा, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस की जाती है, पेल्विक फ्लोर की एजुकेशन की जाती है कि कौन सी आपने एक्सरसाइजेस करनी है, पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइजेज उनको कराते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा सर्कुलेशन एक्सरसाइजेज उनको दे सकते हैं। तो ये पेल्विक टिल्टिंग की एक्सरसाइजेज और पेल्विक टिल्टिंग की एक्सरसाइजेज ये उन्होंने दिखाई हुई, इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल्स की भी दिखाई हुई है। तो इसके अलावा सर्कुलेशन एक्सरसाइजेज उनको बता सकते हैं, फुट और एंकल एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज दे सकते हैं उनको, रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज उनको बता सकते हैं। ये रिलैक्सेशन के तरीके इधर लिखे हुए हैं, ये पिक्चर दी हुई है। अच्छा, अब एक्सरसाइजेस का जब बता रहे होते हैं तो एक्सरसाइजेस के दौरान एक ख्याल रखना है कि कंट्राइंडिकेशंस को देखना है, कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। बाज़ इंडिकेशंस जो होती है, कंट्राइंडिकेशंस वो एब्सोल्यूट होती है और बाज़ रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन और रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में क्या फ़र्क है। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन वो कंडीशंस या वो सर्कमस्टांसिस है, अगर ये हो तो उस बेसिस पे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी। लेट सपोज अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी, किसी सूरत नहीं करनी, तो ये एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कहलाती है। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन क्या है, जैसे कि वुमेन अनयूज्ड टू हाई लेवल ऑफ एक्सर्शन, तो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन ये है कि देखना पड़ेगा कि ज़्यादा खतरनाक तो नहीं इसके लिए एक्सरसाइज, कैन बी डन, कैन नॉट बी डन, दोनों सर्कमस्टांसिस को इसमें देखते हैं। तो करवा सकते हैं लेकिन विद कॉशन, ठीक है, कॉशन के साथ। और देखते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा है रिस्क से कि नहीं। अगर रिस्क से ज़्यादा बेनिफिट्स है तो फिर उस केस में एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो बाज़ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है, बाज़ रिलेटिव। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी लिखी हुई है और रिलेटिव भी लिखी हुई है, ये आप लोग एक नज़र देख लें। अब आगे जाते हैं, वुमेन एक्सरसाइज के लिए गाइडलाइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक वुमेन प्रेग्नेंट है, एक्सरसाइज अच्छी है उसके लिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जर्की, बाउंसी, बैलिस्टिक मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, उसे अवॉइड करना है। बैलिस्टिक मतलब एकदम से झटके के साथ वाली, ज़ोर के साथ वाली, एकदम से पावर के साथ वाली, तो ऐसी एक्सरसाइज से बचना है, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें, 3 टाइम्स अ वीक, एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, इट इज़ सेफर। और इंटरमिटेंट बर्स्ट मतलब एकदम से एग्जिजरेट करना, एक्सरसाइज ज़्यादा कर देना, फिर से रुक जाना, फिर से सही ज़्यादा जोर लगा के एक्सरसाइज करना, इस तरह ना करना। इसके अलावा वार्म अप और कूल डाउन फेज इसमें होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी की स्ट्रेचिंग करनी है
तो स्लोली ग्रेजुअली करनी है और बिल्कुल एंड रेंज तक नहीं लेकर जाना। और इसके अलावा बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, बहुत तेज़ तेज़ स्ट्रेचिंग नहीं करनी और बहुत ज़ोर से स्ट्रेचिंग नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी रिलैक्सिन रिलीज़ हुआ था और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ था, जिसकी वजह से लैक्सिटी होती है जॉइंट्स में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में। तो ख्याल रखना होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट, हॉट ह्यूमिड वेदर में अगर एक्सरसाइज करनी है तो बहुत हल्की हल्की करनी है, स्ट्रेनोस एक्सरसाइज नहीं करनी है, अवॉइड करना है। इसके अलावा पायरेक्सिया, मदर को फीवर हुआ है, बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उस केस में भी ख्याल करना है एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान मैटरनल हार्ट रेट शुड नॉट एक्सीड 140 बीट्स पर मिनट। विगोरस एक्सरसाइज अगर कर रही है तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। फ्लूइड्स मस्ट बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। एनर्जी इनटेक भी सही होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इंटेंसिटी जो है, अगर सेडेंट्री वोमेन है वो लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करें, वॉकिंग स्विमिंग कर सकती है। यूज़ लार्ज मसल ग्रुप्स इन रिदमिकल मोड्स। वॉकिंग ये एक्सरसाइज के लिखा हुआ है। हाई इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज से थोड़ा ख्याल करना है अगर सेडेंट्री वोमेन है, वैसे भी ख्याल करना है। अच्छा, पोजिशनिंग, पोजीशनिंग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपाइन पोजीशन जो है ना आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि फीटस का जोर पड़ता है पीछे की तरफ। अगर बिल्कुल सीधा लेटी हुई आप ज़मीन पे तो फीटस का जोर पड़ रहा है पीछे की तरफ, वेसल्स पे जो एओर्टा और वो गुजर रही होती है वेना केवा, तो वो ब्लड सप्लाई को रोक सकता है, ठीक है। इसके अलावा बोर्ग रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, ये एक स्केल है। इसमें आप उसके मुंह को देख के, उसके एक्सप्रेशंस को देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या हो रही है। इसके अलावा वर्डिंग्स है बास, उन वर्डिंग्स की बेस पे कि बहुत ज़्यादा थक रही हूँ या कम थक रही हूँ या थोड़ा थक रही हूँ, तो इस बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा स्केल है। ये आप देख ले, बोर्ग रेटिंग परसीव्ड एक्सर्शन का स्केल है 12 से 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिटवीन 12 एंड 14, ठीक है। इसके अलावा टॉक टेस्ट है, ठीक है। मतलब बोल के पता चलता है कि ज़्यादा वो थक रही तो नहीं है, बोलना उसके लिए मुश्किल तो नहीं हो रहा, इससे भी पता चल सकता है एक्सरसाइज ज़्यादा एक्सर्शनल एक्सरसाइज तो नहीं है। वार्निंग साइंस टू स्टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख ले कौन से ऐसे साइंस है जिसमें एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए, वो ये एक्सरसाइजेज लिखी हुई है। अच्छा, अब स्विमिंग एंड वाटर एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी के दौरान। परफेक्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी वेट जो है ना वो वाटर जो है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज तो आप कर रही है, आपके जो बॉडी के मसल जो है, मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इंड्योरेंस आपकी बढ़ रही है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी जॉइंट्स और उन चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं पड़ता इस एक्सरसाइज में पानी के अंदर। तो इसलिए ये वाटर इमर्जन जो है इडीमा भी कम करता है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या सिंपल वाटर के अंदर एक्सरसाइज करना। अगर किसी को नहीं भी आती एक्सरसाइज करना, वो सिंपल जो है बस चल सकता है पानी के अंदर, या हैंड या लेग्स की एक्सरसाइज पानी के अंदर कर सकता है। इसके अलावा रिसर्च की गई, रिसर्च में पता चला कि वाटर जिम्नास्टिक जो है उसकी एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप, वाटर जिम्नास्टिक वाले ग्रुप में जो था लो बैक पेन कम हो गया था। इसके अलावा सिक लीव ड्यू टू बैक पेन जो था वो भी कम था एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स क्या होता है? जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग की डिफरेंट टाइप्स है, इसमें एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है उसको अवॉइड करना चाहिए अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस का डिसफंक्शन है। सो सिम्फिसिस प्यूबिक डिसफंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स की वजह से सिम्फिसिस प्यूबिस होता है, ये वाला जॉइंट इसका बहुत ज़्यादा लेक्स हो जाता है। नॉर्मली भी ये थोड़ा बहुत लेक्स होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये डिसफंक्शन काज करता है, पेन काज करता है, सब कुछ। तो इस केस में एबडक्शन वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। और जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक आप वीडियो देख ले, ये कौन सा तरीका है, इसमें एबडक्शन की जाती है पांगो पाँव की बार बार, तो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। स्विमिंग इस तरह नहीं करनी चाहिए। स्विमिंग के लिए जो है ना, सिंपली ये जो फ्रंट क्रॉल वाला तरीका है इस तरह करनी चाहिए स्विमिंग, ठीक है। तो लमड लॉर्डोसिस पानी में ज़्यादा हो सकता है, तो उससे ख्याल करना है कि ज़्यादा ना हो, उस पर ध्यान रखना है। जब आप सर बाहर निकलते हैं पानी से तो आपकी बैक एक्सटेंड होती है और लॉर्डोसिस ज़्यादा होता है, उस पर भी ख्याल रखना है। इसके अलावा वार्म अप और कूल डाउन जो है वो भी एसेंशियल है। योगा जो है वो भी इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है, लेकिन योगा में एक दो चीज़ों पे एम्फेसिस काफ़ी किया जाता है, स्ट्रेचिंग वगैरह पे, ठीक है, मोबिलिटी पे।
तो फिजिकल थेरेपी में ज़्यादातर स्ट्रेचिंग पे फोकस किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, वुमेन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है जो कि प्रेग्नेंट है और लेग्जिटी ऑलरेडी ज़्यादा हुई होती है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना होता है। पिलाटेस जो है एक और एक्सरसाइज है। तो इसके बाद जो है डाइट और वेट गेन, कैसी डाइट करनी चाहिए और वेट गेन कितना नॉर्मल है, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैलोरी, जैसे ही बच्चा, अब प्रेग्नेंट है वुमेन तो दो बॉडीज है ना, एक एक तो वुमेन अपना है और एक बेबी भी है। तो पहले ज़माने में 1900s में जो थे, लोग कहते आपको दो बंदों का खाना खाना चाहिए क्योंकि आपके पास बेबी भी है फीटस में। लेकिन ये जो है आउट ऑफ डेट होगी, ये वाली बात ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत तो है, लेकिन वो वुमेन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, तो इसलिए उसकी कैलोरीज एक्सपेंडिचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसलिए दो बंदों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली जो है ना 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। अगर वो नॉर्मली 2100 उसके लिए ऑप्टिमल है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को 300 ज़्यादा लेनी पड़ती है उसे, ठीक है। और ज़्यादातर ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 एक्स्ट्रा चाहिए होती है। अच्छा, वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी के दौरान? 11 टू 15 केजी तक हो सकता है। 12.5 केजी से ज़्यादा हो तो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन 11 टू 15 केजी लोगों का नॉर्मली होता है। हाई बीएमआई, अगर किसी वुमेन का बीएमआई ज़्यादा है और ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो जब उसको जो है ना नॉर्मल गेन जो है 11 to 15 केजी, उससे कम करना चाहिए गेन, ठीक है। उसे कोशिश करो उसके कि आपने ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है एज़ कम्पेयर टू दोज वुमेन जो प्रेग्नेंट होगी और उनका बीएमआई कम है। उनको हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट ज़्यादा गेन करें, 10 to 15 केजी, अगर कह रहे 12.5 तक गेन करें। पोस्टमार्टम रिटेंशन, अगर बीएमआई ज़्यादा है या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वेट गेन किया है, तो वो फिर रिटेंशन उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ज़्यादा चांस होता है कि वो प्रेगनेंसी के बाद उसका वेट कम ना हो इतना। जबकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करें, ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस ज़्यादा होता है, अगर एटलीस्ट 6 मंथ्स तक कंटिन्यू किया जाए ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कौन कौन से डाइट में न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। फोलिक एसिड का मैंने आपको बताया था, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। कितनी सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए, और ये प्री कंसेप्शन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान लेनी चाहिए। कैल्शियम जो है किस लिए ज़रूरी है, बोन टीथ गम के लिए। और इसके अलावा जो है ना, फीटस भी एब्जॉर्ब करते हैं मदर का कैल्शियम, तो इसलिए ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन डी साथ ले तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और भी अच्छी होती है। ओमेगा 3 जो है ये ज़रूरी है ब्रेन और न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये जो है ऑयली फिशेस जो होती है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड इससे होता है, मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन जो है एनीमिया को कम्बैट करता है, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, एनीमिया को क्योर करता है, ट्रीट करता है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन एड होती है विटामिन सी के साथ। और अगर कैफीन वाले सब्सटेंसेस आप ले रहे हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, जिसमें कैफीन होता है, तो उससे क्या होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होती है आयरन की। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो ले सकते हैं, जिससे जो है कंस्टिपेशन नहीं होती, ठीक है। अब कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए जिससे डैमेज हो सकता है फीटस और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं? लिस्टीरिया हो गया, लिस्टीरिया एक बैक्टीरिया है। तो ये कौन से फूड से काज हो सकता है? सॉफ्ट मोल्ड राइपन चीज़, इसके अलावा ब्लू वेंट चीज़ हो गया, और ये अलग अलग नाम लिखे, अल्लाह जाने क्या चीज़ है। अच्छा, सल्मोनेला, सल्मोनेला एक और ऑर्गेनिज्म है, सल्मोनेला टाइफी। ये ज़्यादातर एग्स में पाया जाता है, रॉ एग्स जो होते हैं, या अंडर कुक्ड चिकन हो गया, तो इसको ख्याल करना चाहिए। रॉ एग्स जो है मायोनीज़ में भी डाला जाता है। इसके अलावा मूस जो होता है, चॉकलेट मूसे होता है, इस तरह के और होते हैं, उसमें भी ये रॉ एग्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ख्याल करना चाहिए कि ना ले, वरना इनको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और इनके लिए ख़तरनाक होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किस में होता है? रॉ मीट में, कैट फीसिस, सॉइल, इसलिए वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। इसके अलावा गार्डनिंग जो है ग्लव्स पहन के करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। विटामिन ए ज़्यादा हो जाए बॉडी में प्रेग्नेंट वुमेन के, तो वो जो कॉर्निया होता है फीटस का, उसमें जा सकता है, तो उस वजह से जो है malformations हो सकती है। तो इसलिए लिवर और लिवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कलेजी वगैरह, तो इससे परहेज़ करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। मरकरी कौन सी चीज़ों में हो सकता है? डार्क फिश हो गया, स्वॉर्ड फिश, ट्यूना, शार्क, तो इसको लिमिट करना चाहिए। पीनट्स अगर एलर्जी है तो तब प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए अगर पीनट्स एलर्जी है। वैसे नॉर्मली इतना मसला नहीं है। कैफीन को लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लो बर्थ वेट और मिसकैरेज के साथ लिंक करता है, एसोसिएटेड है। अल्कोहल को भी जो है ना
उससे भी ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, IUGR हो सकता है, IUGR क्या था, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अलावा क्रेनियोफेशियल अबनॉर्मेलिटीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो सकती है, इसलिए हैवी ड्रिंकिंग को नहीं करना चाहिए। और ये गाइडलाइन लिखी हुई है कि कितना करें, तो खैर है। स्मोकिंग और मेडिकेशन लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये दो रह गए। स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग के लिखा हुआ है ये कंडीशंस, इससे ये हो सकती है स्टिल बर्थ भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर 16 वीक्स के अंदर अंदर स्टॉप कर दे तो रिस्क इतने नहीं होते फिर फीटस के कि उसे कुछ मसला हो, ठीक है। तो मेडिकेशन, प्लेसेंटा जो है बैरियर नहीं है, वो अगर मदर के ब्लड में कोई हार्मफुल सब्सटेंस है वो फीटस की तरफ जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो बैरियर नहीं है, प्लेसेंटा रोकता नहीं है किसी सब्सटेंस को। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है ना बहुत ज़्यादा फीटस सेंसिटिव होता है। अगर कोई मेडिकेशन आप ले रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फीटस में आ सकते हैं, टेरोटोजन इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो OTC ड्रग्स को ख्याल करना चाहिए लेते हुए। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये क्यों ज़्यादा हो गया। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ पहले इतने नहीं होते थे, अब इंसिडेंसेस का ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? फर्टाइल, बाज़ लोग इनफर्टाइल होते हैं, इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए, फर्टाइल करने के लिए या ओव्यूलेशन को लाने के लिए बाज़ मेडिकेशन है, जैसे क्लोमिफिन हो गया, ऑस्पेमिफिन, ये डिफरेंट मेडिकेशन है। ये जब आप लेते हैं तो इससे ओव्यूलेशन होती है और प्रेगनेंसी होती है। लेकिन इस मेडिकेशन के साथ जो है क्या होता है, ट्विंस के चांसेस होते हैं, मल्टीपल बर्थ्स के चांसेस होते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट तो खैर एक हिसाब से साइड इफ़ेक्ट ही कह सकते हैं। अच्छा, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या रिस्क होते हैं? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो हो सकती है, एंटीपार्टम हेमरेज, सी सेक्शन की तरफ जा सकता है वुमेन, और प्री टर्म डिलीवरी, टर्म से पहले 37+ वीक से पहले जो है ना डिलीवरी हो जाती है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। और ये टाइम लिखा हुआ है कि कितने प्रेगनेंसी कितने टाइम के लिए होती है इनकी, 35 वीक्स तक ट्विन के लिए एवरेज, और ट्रिपलेट्स अगर है तो और भी कम टाइम में डिलीवरी हो जाती है।